नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। मधेपुरा से संबंधित जानकारियों का ये हमारा चौथा एपिसोड है और चौथे एपिसोड की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो 3 एपिसोड हो चुके हैं उनमें हमने सबसे पहले मधेपुरा, दौरम मधेपुरा की जानकारी हमने डॉक्टर मधेपुरी सर से लिया था। दूसरे एपिसोड में हमने शहीद चुल्हाय मंडल के जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना था। उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो संघर्ष था, उनका योगदान था, स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, मधेपुरा के लोगों ने, आप पाठकों ने भी उनके योगदान को जानकर गर्व महसूस किया था और आपने भी सराहना की थी। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे कि शहीद चुल्हाय कौन थे, उन्होंने जब जाना, हमसे जब जाना, डॉक्टर मधेपुरी सर से जाना एमटी लाइव के माध्यम से, तो उनका भी सर वैसे लोगों के प्रति श्रद्धा से झुक गया था। तीसरे एपिसोड में हमने रास बिहारी बाबू रास बिहारी लाल मंडल सर की, जो क्रांतिवीर समाज सुधारक थे बड़े, उनकी जीवनी पर हमने प्रकाश डाला था। कौन थे, कैसे उनका था और फिर उनकी जो जीवनी में कैसे कैसे जो संघर्ष का काल था उनका, किस तरह एक अद्भुत शख्सियत थे, एक महान शख्सियत थे, इतने बड़े शख्सियत थे कि उन पर किताबें भी लिखी। डॉक्टर मधेपुरी सर ने उन पर भी किताब लिखी और उनसे प्रभावित होकर के उनके जीवन की जो गाथा थी वो गाथा भी अद्भुत थी। इस चौथे एपिसोड में भी हम आ रहे हैं बाबू रास बिहारी लाल मंडल साहब की ही जीवनी के बाकी चीज, उनके साहस की बाकी गाथा को लेकर के। और हमारे साथ फिर इस बार एपिसोड में है, आप परिचय के मुहताज नहीं हैं, लेकिन एक बार फिर से हम दोहरा दें, आप लोगों को ताज़ा कराते चलें कि डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर हैं। ये भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं, बीएनएमयू में विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक, कुल सचिव आदि पदों को भी इन्होंने सुशोभित किया है। मधेपुरा की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में लाइफलाइन के रूप में इन्हें माना जाता रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर मधेपुरा की विभिन्न हस्तियों पर इन्होंने इतिहास लिखकर उन्हें अमृत प्रदान किया है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि 2 और अहम जानकारी की बीएन मंडल वाणिज्य महाविद्यालय साहबगंज मधेपुरा के शुभारंभकर्ता भी ये रहे हैं और साथ ही साथ इनकी लिखी पुस्तक, एक देखिए कि काफी गर्व की बात है, मधेपुरा के लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर मधेपुरी सर और इनकी लिखी पुस्तक छोटा लक्ष्य एक अपराध है कि सर्वाधिक अंश को झारखंड सरकार ने 6ठी क्लास के पाठ्यक्रम में प्रेरणा के बीज शीर्षक से लिया है और वो किताब के सर्वाधिक अंश, इस किताब के सर्वाधिक अंश जो है पाठ्यक्रम में वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं 6ठी क्लास के। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि इनकी लिखी हुई, डॉक्टर मधेपुरी सर की लिखी हुई किस पुस्तक। और हम फिर से एक बार स्वागत करेंगे डॉक्टर मधेपुरी सर, आपका स्वागत है। करीब 3 दर्जन से ज़्यादा लोग आपको सुनने के लिए जुड़ चुके हैं अभी तक। मधेपुरा टाइम्स के दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं इस चौथे एपिसोड में क्रांतिवीर बाबू रास बिहारी लाल मंडल के उन छुपे हुए गुणों को जो लोग नहीं जान पाए होंगे वो भी जानेंगे जब कि वो कितने साहसी थे, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उनके मुंह से ये शब्द निकलने लगेंगे कि वाह, तुम्हारे साहस को सलाम। और इस रूप में मैं आपको राकेश जी सुनाना चाहूँगा और मैंने दर्शकों को भी एक बार सुनाया है सर। उनके संबंध में जो 2 पंक्तियाँ मैंने लिखी है कि वही वीर धरती पर जो औरों की राह सजाता है वही वीर धरती पर जो औरों की राह सजाता है, सब चलते नित पद चिन्हों पर कुछ ही पद चिन्ह बनाता है। तो वो पद चिन्ह बनाते थे, वो बने बनाए पद चिन्हों पर चलने वाले नहीं थे। और उनके साहस की कहानी जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ, वो सुनने के बाद आपको और आपके दर्शकों को ऐसा लगने लगेगा कि साहस के पुंज उस रास बिहारी लाल मंडल के सामने श्रद्धा से हर किसी का सर झुक जाएगा सर। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के जिन सपूतों ने महत्वपूर्ण साहसिक भूमिका निभाई है, उनमें रास बिहारी लाल मंडल एक हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 1917 ईस्वी में। आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि हमारा मधेपुरा जो बंगाल प्रेसिडेंसी का
एक अनुमंडल हुआ करता था, और उस समय हमारी राजधानी, भारत की राजधानी, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता होती थी। लेकिन बाद में वो दिल्ली चली गई, और दिल्ली में 1917 ईस्वी में रासबिहारी बाबू E.S. मॉन्टेगू से मिलने के लिए गए। E.S. मॉन्टेगू कौन था? वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, माने अंग्रेज के सर्वाधिक उच्चाधिकारी हुआ करते थे E.S. मॉन्टेगू। और वहाँ परंपरा थी कि कोई भी भारतीय अगर E.S. मॉन्टेगू से, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया से मिलने के लिए जाता था तो हाथ दोनों ऊपर करके इस तरह हवा में उछालता था और मुंह से बोलता था कि दिल्ली सरोबा, जगदीश सरोबा, माने दिल्ली के शासक आप भगवान हैं, दिल्ली के शासक आप भगवान हैं। इस तरह बोल करके वो समर्पण का भाव दर्शाते थे। लेकिन हमारे रासबिहारी लाल मंडल ऐसे क्रांतिवीर थे कि वो E.S. मॉन्टेगू के सामने गए और हाथ बढ़ाए और हाथ मिलाए। उन्होंने एक नई परंपरा कायम की। वो न हाथ हिलाए न मुंह से कुछ बोले कि दिल्ली के शासक भगवान हैं। ये है उनका साहस। आप भी उनके साहस को सलाम करेंगे। मैं तो करता ही रहा हूँ, और भारत का हर एक बच्चा वैसा ही साहसी बनने की कोशिश करेगा। ये मैंने हाथ मिलाना उनकी असीम निर्भीकता और अदम्य साहस का परिचय देता है। तो मैं आपको और बताता हूँ कि एक बार वो जिस समय में राजधानी थी कलकत्ते में, तो कलकत्ते में वो जाते थे और 2-4 आंदोलनकारी को साथ में लेकर और भारत माता की जय, वंदे मातरम करते थे। वो भाईसराय वहाँ का एक मैंने उद्घोषणा करा दिया, नोटिस सटवा दिया कि कोई भी आदमी अगर सड़क पर भारत माता की जय और वंदे मातरम कहता हुआ मिले तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो क्या करते थे? वो करते यही थे कि माने सड़क पर ये नारा लगाते जाते थे अपने आंदोलनकारी के साथ, और जब पुलिस अंग्रेज का पलटन सामने दिखाई देता था तो वो किसी के बरामदे पर चले जाते थे। और वो वहाँ खड़ा रहता था धूप में, पसीना बहाता रहता था वो अंग्रेजी पलटन सब, और अंत में निराश होकर चल देता था कहते हुए कि जरा सड़क पर तो आके देखो। तो फिर वो लोग उधर जाए और फिर ये लोग अपना, इस तरह से वो कानून को भी मानते थे लेकिन साहस का भी प्रदर्शन करते रहते थे। जनऊ आंदोलन को ही लीजिए। जनऊ आंदोलन में ये द्विज लोग ही जनेऊ पहनने के अधिकारी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने साहस किया और गैर द्विजों को भी जनेऊ पहनाने की कोशिश की और पहनाया भी, सफल भी रहे। आंदोलन उनका जनेऊ पहनाओ आंदोलन सफल रहा। कभी कभी तो ऐसा करते थे कि वो आगरा कमिश्नरी, आगरा जहाँ ताजमहल है वहाँ के मैनपुरी जिला में वो सिकोहाबाद एक स्टेशन है, सिकोहाबाद से 4-5 किलोमीटर दक्षिण में वो बिरवाबाद है। वहाँ जाकर के 3-4 हजार युवाओं को, गैर द्विजों को उन्होंने जनेऊ पहनाया। उन्हें 1 दिन 2 दिन वहाँ पर रह करके और उस आंदोलन को गति दिया, और इस तरह से पूरे भारत में घूम घूम करके वो आंदोलन को चलाते रहे। ये उनका साहस ही है। वो मैंने साहस के पुंज माने जाते थे। श्राद्ध कर्म को ही लीजिए। पहले 40 दिनों में, गैर द्विजों के यहाँ 40 दिन में होता था संपन्न श्राद्ध कर्म, लेकिन उन्होंने कहा कि द्विज की तरह ही 11 दिन में ही हम लोग भी संपन्न करेंगे, और द्विज की तरह ही गैर द्विजों को भी 11 दिन में श्राद्ध कर्म संपन्न करने की बात कही। ये सारा का सारा उनके साहस को बताता है। मधुपुरी सर, हम एक जानना चाहेंगे कि ऐसे विभिन्न साहसिक कार्यों को वो अंजाम देते रहे, तो उनके जीवन से, उनके बचपन से जुड़ी हुई कोई अगर ऐसी साहसिक घटना हो जिसे सुनाए कि हम लोग थोड़ा रोमांचित हो सकें, तो वो कृपया बताएं।
हाँ राकेश जी, ऐसा है कि उनके पिताजी का नाम रघुवर दयाल मंडल और उनकी शादी रानीपट्टी में जयनारायण बाबू जो भूपेंद्र नारायण मंडल जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, उनके पिताजी जयनारायण प्रसाद मंडल हुए, जयनारायण मंडल हुए जो जमींदार कहलाते हैं। उनके दादाजी राम मंडल, तो राम मंडल को माने जो लड़का हुआ कन्हैया लाल, द्वारिका लाल और एक बेटी बिरजावती। तो बिरजावती से शादी हुई रास बिहारी बाबू के पिताजी वो माने उनसे, तो वो नाना हुए राम मंडल और राम मंडल नाना हुए, उनके लड़के द्वारिका लाल मंडल वो हुए मामा और उनके लड़के जयनारायण मंडल उनके ममेरे भाई हुए। इसीलिए बीपी मंडल साहब और भूपेंद्र नारायण मंडल दोनों ममेरे फुफेरे भाई हैं। ये आपके दर्शक भी जान लें कि दोनों आदमी में क्या रिश्ता है। और यह भी आपको मैं बता देता हूँ, आपके दर्शकों को बता देता हूँ कि कोई गांव होता है जो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो तुनियाही सुखासन माने मुरकाही तुरकाही, हाँ, साथ में नाम लिया जाता है। लेकिन मुरहो और रानीपट्टी के बीच में 20-21 किलोमीटर की दूरी है। फिर भी माने दोनों गांव को लोग ऐसे नाम बोलते हैं रानीपट्टी मुरहो कि लगता है दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। और इसका कारण है रास बिहारी लाल मंडल जी, जिनके बड़े भाई हुए थे राजकुमार मंडल, जो बचपन में ही मर गए। और इसी कारण से इनको जब जन्म लेने की बात आई तो ननिहाल में ही मैंने रहने के लिए दिया गया। और मैंने ये देखिए कि बच्चे जन्म लेने के साथ ही मैंने रास बिहारी बाबू, इनकी माँ बिरजावती का निधन हो गया। अब बताइए कि कोई भी माँ के गोद में बच्चा कितना महफूज रहता है, कितना सुरक्षित रहता है। और जिस बच्चे को माँ बचपन में ही जन्म देने के बाद छोड़ दे, उसे अलविदा कह दे, तो उसको साहस ही ना आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप अंदाज कीजिए कि उस समय में क्या हुआ कि दयावती नाम की एक ओझाइन थी उसी गांव में, उसको एक बच्ची हुई थी, उसने ही अपने गोद में इनको छाया दिया और वो पालने लगी, दूध पिलाने लगी, पोसने लगी। बाद में ऐसा हुआ कि वो भी कुछ दिन के बाद मर गई। तो एक प्रथमो ओझाइन थी जिनके मैंने देख रेख में इनका बचपन बीता। और मैं तो आपको यहाँ तक बता दूं कि मैं ये जाना कैसे, तो उसकी माने नतनी सुदामा परनतनी वो सावित्री बनगांव में है। मैंने अपने मित्र विनय कुमार चौधरी जो मैंने RM कॉलेज में बहुत दिन तक समाजशास्त्री रहे, उनसे कह करके जानकारी वहाँ से ली। तो उन लोगों ने श्रुति के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर ये कहानी सुनाई, बचपन की कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उन लोगों का कहना हुआ कि जब रास बिहारी बाबू 8-9 साल के थे, बच्चे थे, आंगन में खेल रहे थे और बच्चों के साथ, तो उन दिनों क्या होता था कि चौखट जो घर का लगता था वो नीचे भी होता था, ऊपर चारों तरफ से होता था। और घर का पानी निकलने के लिए नीचे के चौखट के पास छेद थोड़ा सा छोड़ दिया जाता था। तो वो खेल रहे थे सभी बच्चे, उसी चौखट के छेद होकर के एक कोई सांप आधा घुस चुका था भीतर, कोई विषैला सांप था। सब देख करके भौचक रह गया, सब भागने लगा, बड़ा को भी रुआ खड़ा हो गया कि क्या करें नहीं करें। लेकिन रास बिहारी बाबू बिल्कुल कृष्ण की भूमिका में वहां गए और उसकी पूंछ को पकड़ के खींच करके और आंगन में फेंक दिए। और देखा गया कि वो विषैला सांप था, नाग था, उसको लोगों ने मारा बाद में। तो ये तो मैंने आप सुने होंगे राकेश जी कि होनहार बीरवान के होश चीखने पात, तो उनके साहस को जो ES मोंटेगू के साथ उन्होंने किया, वो तो हाँ हाथ मिलाया
मैंने उसको भगवान नहीं कहा, तो ये तो साहस उनको बचपन से ही दिखता था। बिल्कुल है ना? बिल्कुल किसी जहरीले सांप को इस तरह पकड़ के हाथ से पकड़ के खींचना, खींच के फेंक देना, बाकी की जान बचा लेना, या ये तो अद्भुत बात है जी। तो बड़े होने पर उन्होंने मैंने अंग्रेज का खिलाफत करने के लिए, मुखालफत करने के लिए अहीर रेजिमेंट तक बनाया। एक अहीर रेजिमेंट होगा और उस अहीर रेजिमेंट में हम सेनापति कृष्ण की तरह भूमिका निर्वहन करेंगे, और मेरा एक संकेत ये अहीर रेजिमेंट के सभी पार्थों के लिए आदेश ही होगा। ये उनका इस तरह मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से दबंग भी थे, और भीतर से साहस का एकदम प्रस्फुटन होता रहता था। इस तरह से वो मैंने चलते थे। बाद में उन्होंने गोपाल मित्र पत्रिका भी एक छापी। गोपाल मित्र पत्रिका के वो मुख्य संपादक भी रहे, इसलिए कि अहीर रेजिमेंट के क्रियाकलापों को हम दूर दूर तक फैलाते रहेंगे। ये सारे का सारे चीज जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये सब तो उनके साहस का ही प्रतीक है ना। उनके अंदर में चाहे वो देश के लोग हों या विदेश के लोग हों, किसी के सामने वो, मैंने पहले भी कहा था आपको राकेश जी, कि वो न तो झुकना जानते थे न टूटना जानते थे, वो सिर्फ जीतना जानते थे। ये था उनका साहस। वो ऐसी बात नहीं थी, वो ओजस्वी वक्ता भी थे और शब्दों के वो जादूगर भी थे। वो कम से कम 10 भाषा के जानकार थे, अच्छे जानकार थे। माने कैथी, उर्दू, फारसी, बंगला, फ्रेंच, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, ये तमाम भाषाओं की उनको अच्छी जानकारी थी। और आप यह भी जानिए, आपके पाठक भी जान लें कि वो कलकत्ता से 4 अखबार उनके मुरहो गांव में आया करता था। उसमें हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी, ये 4 अखबार, भले ही वो 4 दिन 5 दिन लेट से ही पहुंचता था, उस समय तो देर से आएगा ही, तो तब भी वो उसको पढ़ा करते थे। तो ये सारी बात है जी। सर कुछ हम टिप्पणियां ले लेते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आई हैं और बड़े अच्छे अच्छे लोग, उम्दा शख्सियत भी जुड़े हुए हैं हमारे लाइफ से। डॉक्टर राम लखन सिंह यादव सर भी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं बधाई और अनंत शुभकामनाएं, जय हिंद। अभी लाइव में हैं जुड़े हुए, वो देख रहे हैं हमें। हाँ, जो जज साहब जो यहाँ थे जी। जी, वो भी जुड़े हुए हैं। साहित्यकार भी, बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, और वो मतलब उम्दा शख्सियत। हाँ, उम्दा शख्सियत। उसमें जितनी भी बातें कही जाए उनके बारे में बहुत कम होगी। मैं कौशकी क्षेत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी उनको ले जाता था सर। बहुत अच्छे वक्ता भी थे, बहुत शानदार जी। इतनी गहराई में किसी चीज के वो जल्द से जल्द उतर जाते थे, उतनी गहराई में उतर जाना, कविताएं, साहित्य, उपन्यास, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें मधेपुरा टाइम्स के भी लाइब्रेरी में रखी हुई ढेर सारी उनकी किताबें हैं। सर को भी हम हमारी तरफ से प्रणाम सर को। मैं भी प्रणाम करता हूं सर, आप अगर देख रहे हैं तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बिल्कुल देख रहे हैं सर। बम बम कहते हैं जय हो। बबीता कुमारी टॉप वुमेन ऑफ इंडिया कहती हैं कि एमटी लाइव पर डॉक्टर मधेपुरी सर का बहुत बहुत स्वागत, साथ में राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बबीता कुमारी भी हमारे कोसी अंचल के एक शान ही है सर की। इन्हें टॉप वुमेन में 100 टॉप वुमेन में 3-4 साल पहले चुना गया था इन्हें, और राष्ट्रपति महोदय ने इन्हें सम्मानित किया था। मैं इनसे मिला भी हूँ, इन्होंने मुझे गजेटियर दिया है सुपौल का। अच्छा जी जी जी। हाल ही में मैं उससे भी गुजर रहा था जी जी जी। तो वो टिप्पणी करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बबीता जी। ओम प्रकाश जी जो है वो लव का इमोजी भेजते हैं। शाहजहां खातून कहती हैं बहुत अच्छा। सुधा संध्या कहती है राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चाचा जी का दर्शन कराया, इसके लिए। सुधा संध्या जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, सुधा जी, हाँ, सुधा जी जुड़ी हुई हैं, वही सुधा जी हैं। आचार्य गोपी पंडित महाराज कहते हैं बधाई हो। हम सर एक चीज इसमें जानना चाहेंगे कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई में हम समझते हैं कि सबसे उस समय में ये ही एक दल बना था, और आज़ादी की लड़ाई के लिए भी उसमें भी रास बिहारी बाबू के उल्लेखनीय योगदान की चर्चा कहीं कहीं आती है, बात आती है। तो इससे थोड़ा हमारे दर्शकों को रूबरू कराना चाहेंगे कि उनका क्या योगदान था, उल्लेखनीय योगदान। देखिए, थोड़ा सा मैं आरंभ की ओर ले जाता हूं दर्शकों को।
28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और स्थापना करने वाले कौन थे? एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर जिनका नाम था A.O. ह्यूम। माने पूरा नाम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा बम्बई में इसकी स्थापना की गई और बाद में वो उसके प्रथम महासचिव भी बने और लोगों ने फादर ऑफ कांग्रेस कहकर भी उनको सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया। बाद में तो दादा भाई नौरे जी, फिरोज शाह मेहता जी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, उमेश चंद्र बनर्जी, मोहम्मद बदरुद्दीन तैयब आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तंभ बन गए। और 4 वर्ष बाद 1899 ईस्वी में जब लखनऊ में भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो इंग्लैंड से पढ़कर लौट चुके थे और इंग्लैंड में ही उन्होंने एक पर्चा छापी थी जिस पर्चे में था कि बिहार का पृथकीकरण हो, माने बिहार अलग हो बंगाल प्रेसिडेंसी से। और हुआ भी वही, बाद में हुआ 1912 में, मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो ये 4 वर्ष बाद 1899 में लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ आरसी दत्ता जी की अध्यक्षता में, तो रास बिहारी बाबू अपने ढेर सारे देशभक्तों के साथ उसमें शिरकत किए। और उसी में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो इंग्लैंड से आए हुए थे, उनसे उनकी मुलाकात पहले ही हो गई, जान पहचान हो गई थी और उनको भी साथ लेकर जा रहे थे। तो तब तक में रास बिहारी बाबू की पहचान माने कांग्रेस के शीर्ष नेता से लेकर आम जन तक बिल्कुल एकदम सबसे परिचय हो चुका था। ये हस्ती किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गई थी वो उस समय में। और तब कांग्रेस का इतिहास जो लिखा गया डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा, उन्होंने लिखा भी है कि इनके संबंध में। लेकिन उससे पहले मैं यह बता दूं कि जब रास बिहारी बाबू और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जा रहे थे सम्मेलन में, तो ऑफिसर जो था उसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग, वो रास बिहारी बाबू को जाने दिया लेकिन इनको रोक दिया, सचिदानंद सिन्हा जी को। इन्होंने कहा रास बिहारी बाबू, फिर वो लौटे और फिर वो माने एक साथ मिल करके माने उनको लेते हुए अंदर की तरफ चले गए। और जब वो अंदर गए तो उनकी अपनी जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के कारण उन्होंने कहा पुलिस सुधार ऐसी होनी चाहिए और चुनाव माने आम चुनाव 1905 ईस्वी में जो हुआ उसके पहले इंग्लैंड एक प्रतिनिधि मंडल को भेजना चाहिए इत्यादि बातें कह करके ऐसा हो गया कि वो माने छा गए पूरे सम्मेलन में। और बाद में तो ऐसा हुआ कि माने भारत का जब संविधान बना तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष के रूप में काम किए थे, बाद में अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो माने काफी आगे बढ़ते चले गए। सर हम कुछ टिप्पणियां ले लेते हैं, 2 बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कही हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण है। विकास कुमार सिन्हा लिखते हैं मधेपुरी सर की एक वाणी में मधेपुरा का इतिहास है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। हमें लगता है कि डॉक्टर मधेपुरी सर से जो इतिहास हम लोग ले रहे हैं उस इतिहास को हमें लेने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उस इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मधेपुरा को और आगे हम लोग ले जाएं, जिस तरह मधेपुरी सर मधेपुरा के इतिहास को लिख करके मधेपुरा के लोगों के बारे में, मधेपुरा के महापुरुष के बारे में इतिहास लिखकर न सिर्फ उन्हें अमृत प्रदान कर रहे हैं बल्कि मधेपुरा को भी साथ साथ जो है गौरवान्वित कर रहे हैं। मधेपुरा भी अमृत प्राप्त कर रहा है। मधेपुरा में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी बातें हुई, ऐसा हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। मधेपुरा को जान रहे हैं हम, इनके माध्यम से ही हम सही ढंग से, और फिर इनके माध्यम से ही हमें लगता है कि जो अब जान रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्स नहीं है। डॉक्टर मधेपुरी सर ने काफ़ी अध्ययन किया, ढेर सारी किताबें लिखी हैं और हमारे साथ एमटी लाइव में अगर ये समय दे रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य, हम इसे मानते हैं। अमलेश कुमार मधेपुरा कह रहे हैं मधेपुरा का इतिहास जानना हो तो मधेपुरी सर को सुनना पड़ेगा। आप हमेशा ही शांत प्रिय ढंग से हर एक बिंदु पर बारीकी से बताते हैं। आप स्वस्थ रहें, हम सबके बीच बने रहे हैं। यह एक विस्तृत किताब आप अवश्य लिखिए। जी, तीसरी टिप्पणी है प्रशांत कुमार हैं
और ये लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी होली टू बोथ ऑफ यू सर. Sir, as you and Madhepuri sir is explaining about Ras Bihari Babu, as I have a few knowledge about such a great personality about Ras Bihari Babu, and we know that Ras Bihari School Madhepura is based on the name of Ras Bihari Babu. Please provide some more information and confirm, like Ras Bihari School, what other institutes or something is based on the name of such great personality. ये कह रहे हैं कि रास बिहारी स्कूल, ये जान रहे हैं कि रास बिहारी स्कूल भी रास बिहारी बाबू के नाम पर ही है. ये कह रहे हैं कि और भी अगर कोई जानकारी हो कि उनके नाम पर और कुछ है या फिर उनकी और कोई ऐसी चीज़ें हैं मधेपुरा में जिसको कि हम लोग याद करें, थोड़ा और श्रद्धा व्यक्त करें, तो ये भी कह रहे हैं. और ये बात तो तय है सर कि रास बिहारी स्कूल जो है रास बिहारी बाबू के नाम पर ही है. हम आगे सर एक चीज जानना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रास बिहारी बाबू का तो एक उल्लेखनीय योगदान था ही, बताए. एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कब चुने गए थे रास बिहारी बाबू? हाँ, इस संबंध में मैं जानकारी दूं आपके सभी श्रोताओं को कि बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और एक नया देश बन गया जी, जो बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी बंगाल था, जी. बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना और बाद में फिर बांग्लादेश हो गया, वो आसाम तक, ये सब मिला करके बंगाल प्रेसिडेंसी था. उसी का हम लोग एक अनुमंडल मधेपुरा 1845 में बना. तो जब मैं अभी बता चुका हूँ कि वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इंग्लैंड में ही बिहार पृथकीकरण का पर्चा छापे थे, बांटे भी थे बहुत. तो बिहार आज कई तारीख है, मैंने आज 20 मार्च है, कल 21, परसों 22 मार्च को जी बिहार दिवस मनाया जाएगा. 110 वर्ष हो गया. मैंने 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग किया गया, लेकिन उस समय में बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी अलग हुआ था. बिहार उड़ीसा एक साथ था. उसका नाम रखा गया था बिहारोत्कल, हिंदी में बिहार उत्कल. अच्छा, बिहारोत्कल. हाँ, और अंग्रेजी में बिहार एंड उड़ीसा. आप लोग का तो मैंने कोर्ट में अथी भी है, मैंने एक्ट भी है, बिहार एंड उड़ीसा एक्ट. इस तरह का बहुत सारे कई कानून जो है उस समय जो बने थे, जो अभी तक वो कानून चल रहे हैं, तो बिहार एंड उड़ीसा एक्ट, उड़ीसा का जी. और आप ये जानिए, दर्शकों को भी ये बता दूं कि उस समय में मैंने उड़ीसा एक मैंने कमिश्नरी था बस. जिस समय में बिहार और उड़ीसा एक साथ मिलकर के राज्य बना था, तो उड़ीसा एक कमिश्नरी था और बिहार को अपना 4 कमिश्नरी था. बिहार को 4 कमिश्नरी था, एक भागलपुर, तिरहुत, पटना और छोटा नागपुर. ये 4, और एक हुआ उड़ीसा कमिश्नरी, 5. तो ये पांचों स्टेट, मैंने बिहार उत्कल स्टेट का 5 कमिश्नरी हुआ. उसमें से एक कमिश्नरी, एक स्टेट सबसे पहले बना 1936 ईस्वी में. उड़ीसा अलग हुआ, एक कमिश्नरी, एक स्टेट बन गया, बिहार से भी अलग हुआ 1936 में. और बाद में तो आप देख रहे हैं कि छोटा नागपुर एक मैंने अलग स्टेट बन गया, झारखंड. तो इस तरह से अब एक एक कमिश्नरी स्टेट बनता जा रहा है. तो उसी में ये 22 मार्च 1912 को बिहार उत्कल राज्य बना. और पटना में सबसे पहले एक मधोलकर जी, RN मधोलकर जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके स्वागताध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक साहब. उसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में चुने गए बाबू रास बिहारी लाल मंडल. और मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूं कि उसमें जो चुने गए और घोषित हुए वो मुरहो के जमींदार बाबू रास बिहारी लाल मंडल, टेकारी के महाराज कुमार गोपाल शरण नारायण सिंह, पटना के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और कटक के मधुसूदन दास, करामात हुसैन वगैरह 3 आदमी 4 आदमी और चुने गए. यही लोग चुने गए वहां पर.
फिर रासबिहारी बाबू को मधुमेह की माने बीमारी हुई, पीड़ित हो गए। जी। वो कलकत्ता में डॉक्टर सर्वाधिकारी से इलाज करा रहे थे। जी। बाद में उन्हें लगा कि जो काशी में जी। धन्वंतरी एक वैद्य है जी। वहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर उनके बड़े पुत्र भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनके लड़के हुए जज साहब माने वहाँ हाई कोर्ट के जी। राजेश्वर प्रसाद मंडल, जी। जी। अभी जिनके मनीष मंडल जिनके जी। IGMS IGMS के जी, अधीक्षक। उनके जी। परपोता हुए। जी। तो वो लोग तो उस समय एक बॉगी रिजर्व किए, पूरा का पूरा बॉगी जी। कलकत्ता में जी। और बनारस के लिए। जी। और उसी में वो रासबिहारी बाबू और उनकी पत्नी जी। और सीतावती जी। और ये बड़ा लड़का जी। भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल जी। और उनके एक जमाता थे जी। वो शालिग्रामी के, जी। वो रघुनंदन प्रसाद महतो। जी। वो गजेंद्र नारायण महतो जो आपके माने PP भी रहे हुए हैं, जी। GP, जी। जी। APP स्पेशल। जी। 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 हाँ, उनके पिताजी सर। माने रघुनंदन प्रसाद महतो, जी। ये सभी एक बॉगी में वहाँ से माने रिजर्व करके और चले गए वहाँ बनारस। और बनारस में धन्वंतरी से इलाज करा रहे थे। और उसी दरमियान 25 दिसंबर को जी। माने ये 25 अगस्त को BP मंडल साहब का जन्म हुआ जी। काशी में ही। जी। और 26 अगस्त को ये जान लेने के बाद कि माने पुत्र हुआ उनको, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 26 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस काशी में ही ली। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ जी। कि अब जो आपके दर्शक लोग जी। माने जी। पूछ रहे हैं, कुछ बात की जी। जानकारी मांग रहे हैं, जी। तो उस जानकारी के लिए मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सर। कि अब जो मैंने BP मंडल साहब हुए, जी। जिनका नाम विंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, जी। वो मैंने बाद में BP मंडल के नाम से मशहूर हुए। जी। और ऐसा मशहूर हुए कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब उन्होंने पेश किया जी। तो विश्व में 2 ही नाम सबों के माने जुबान पर गूंजता रहा, जी। एक मंडल और दूसरा मंडेला। जी। जी। नेल्सन भारत मंडेला। भारत में मंडल और हाँ, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में मंडेला। जी। लेकिन भारत में ही गूंजा, भारत में दोनों दोनों नाम जी। मंडल और मंडेला मंडेला, जी। गूंजता रहा। जी। तो आगे के एपिसोड में मैं BP मंडल साहब पर कुछ चर्चा बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल चर्चा सर। करूंगा। जी। जी। तत्काल आपके जो एक पाठक ने जी। उनके नाम से प्रशांत जी। हाँ मैंने हाई स्कूल जी। रासबिहारी उच्च जी। विद्यालय की चर्चा की। जी। तो उस संबंध में मैं कहना चाहूँगा जी। कि ऐसा हुआ कि रासबिहारी बाबू का निधन तो 1918 ईस्वी में हुआ, जी। 1918 में। जी। और 1948 ईस्वी में मैंने ये रासबिहारी विद्यालय की स्थापना हुई। जी। तो ऐसा हुआ कि मैंने वो गोप महासभा किया गया, जी। यादव मैंने जी। सभा कहिए जी। जी। जातियों की। जी। तो उसी में जो मैंने सामान या पैसे जो बचे, जी। तो उसी से उसी जमीन पर जी। लोगों ने मैंने स्थापित किया, विद्यालय को। हाँ विद्यालय। जी। तो उसका नाम शुरू में रखा यादव इंस्टीट्यूट। अच्छा जी। और वो भूपेंद्र बाबू के मैंने निवास पर जी। फूस के घर में कुछ दिनों तक चला। जी। चूंकि यहाँ सीरीज इंस्टीट्यूट था, ये तो मधेपुरा मधेपुरा में SNPM जो है, SNPM जो वो है ये उसका जी। नाम था सीरीज सीरीज इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, जी। तो उसी के नाम से मिलता जुलता, चूंकि यादव महासभा हुआ था तो जी, उसी उसके में जो बाद पैसा बचा तो लोग उसी नाम से कर जी। दिए, जी। तो यादव इंस्टीट्यूट नाम रख दिया। जी। लेकिन उसकी मान्यता देने के लिए माने ये बात चर्चा में आ गई कि मान्यता जाति विशेष के नाम पर नहीं दी जाएगी। जी, तो बिल्कुल। कहा गया कि ये जमीन भी तो रासबिहारी बाबू की है, जी। और उन्होंने इस जातीय सम्मेलन करके जितनी भी इसमें कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, उसको जिंदगी भर हटाने की
कोशिश में लगे रहे, जी। इसीलिए उन्हीं के नाम पर हो, बिल्कुल। कोई तरह का कोई मैंने विवाद नहीं विवाद हुआ नहीं हुआ, और जी। कोई जी। हाँ सब ने उत्साह पूर्वक स्वीकार कर स्वीकार लिया किया, और तब वो जादव इंस्टीट्यूट जो जी, है जी। वो हो गया रासबिहारी उच्च विद्यालय। जी। इसीलिए आपको राकेश जी मैं कह दूं जी। कि जो नाम एक बार चल जाता चल है, जाता, जी। वो जो जादव जो इंस्टीट्यूट लिखा गया, इसलिए बहुत सारे लोग, जी, इसीलिए बहुत सारे अभी भी यादव लोग स्कूल, जादव यादव स्कूल यादव अभी भी यादव कह रहे हैं इसी जी, कारण से। सर। क्योंकि अगर शुरू के दिन में ही रासबिहारी विद्यालय नाम तो होता रासबिहारी स्कूल लिखा है, वही है जी। रासबिहारी स्कूल जी, कहलाता, जी। क्योंकि शुरू अभी में दोनों चीज कह रहे हैं हाँ लोग। लोग वो यादव भी कह स्कूल रहे भी कह हैं, रहे ये हैं, भी कह रहे रासबिहारी हैं, स्कूल दोनों भी चल तो कह रहा रहे है। हैं, जी। कुछ दिन लगेगा, धीरे धीरे जी, वो जी। मिट जाएगा। हाँ, पहला नाम खत्म हो जाएगा, हाँ, दूसरा जैसे रह देखिए जाएगा। ना टीपी यहाँ कॉलेज पर कॉलेज चौक जो है, जी। तो ये कॉलेज चौक कहीं लिखा हुआ नहीं है, जी, लेकिन दो कॉलेज था इसीलिए लोग कॉलेज चौक कहने लगा। जी। लेकिन हम लिखवा भी दिए हैं वहाँ पर भूपेंद्र बाबू के प्रतिमा पर कि ये भूपेंद्र बाबू के नाम से नाम से भूपेंद्र भूपेंद्र चौक चौक है, है, जी। तो फिर भी लोग फिर भी लोगों भूपेंद्र की जुबान चौक पर, जी। जुबान पर नहीं आती है। जी, कुछ जी। लोग कहते हैं, कुछ जी, नहीं भी जी, कहते जी। हैं। अभी भी लोग कॉलेज चौक कह देते जी, हैं। जी, जी। जैसे ये जो शहीद चुल्हाई मार्ग जी, है, जी, जी। ये जो क्लब हमने- रोड या हाँ, कोई चीज जो मंजू देवी जो अध्यक्षा है जी, जिला परिषद की, उन्हीं से उनका उद्घाटन करवाए जी, थे, जी। क्योंकि वो जिला परिषद का ही रोड है। जी। तो फिर भी लोग उसको डाक बंगले डाक रोड, बंगला रोड, क्लब अभी भी रोड, कहता टाउन है हॉल क्लब रोड रोड, वगैरह, जी हाँ, यही बिल्कुल। नाम से जी, हाँ, जी। कह रहा है, जी। कहते ही है। तो मैं अब आपके मैंने दर्शकों से विदा चाहूँगा कि आगे का जो भी एपिसोड होगा वो बीपी मंडल साहब के नाम जी। किया जाएगा। सर। और मैंने उनके साथ भी बहुत काम किया है। किया, जी। जब मैं यहाँ नगर पालिका का वाइस चेयरमैन हुआ करता था, तो उस समय में काफ़ी उनसे बातें की है। कुछ टिप्पणियां हम सर ले लें, उसके बाद तब हम ठीक। दर्शकों से विदा लेंगे। सुधा संध्या फिर लिखती हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि अगर उनके पास धन दौलत है, ज्ञान है, तो उन्हीं महापुरुषों की तरह समाज को आगे बढ़ाएं, मधेपुरा को आगे बढ़ाएं। इस तरह की जागरूकता भी ऐसे प्रोग्राम से आती है। इनका सुधा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये इतनी गहराई से सुनती हैं सारी बातों जी, को। जी। ये हमारे साथ हमारे अध्यक्ष थे जी। शिक्षक संघ के, जी। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के जी। मनोरंजन झा जी, सर। उन्हीं की पुत्री जी, है। जी, जी। हाँ, और जी। काफी सोशल एक्टिविस्ट भी है, जी। काफी काम भी करती है। नहीं, हमें लगता है कि इस दिशा में। एमटी लाइव के कई एपिसोड हाँ। में इन्हें हमने हाँ, देखा है, वो बहुत- रहती है, लेकिन सर का जो एपिसोड है उस एपिसोड में ये निश्चित रूप से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुधा जी। जानकारी लेने की इनकी जो इच्छा है वो हमें हाँ, लगता है कि वो बहुत- बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमेशा एक मतलब कि पढ़े लिखे वातावरण में भी रही है, खुद भी पढ़ती लिखती हैं, और हमें लगता है ये कार्यक्रम उन्हें अच्छा लगता है। कुमोद कुमार यादव लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतना जानकारी दे रहे हैं, हम दर्शकों का दिल से शुक्रिया। धीरज कुमार कह रहे हैं, अनुपम जानकारी, बहुत अच्छा। प्रशांत कुमार कह रहे हैं, चूंकि इनके जो आपने बताया तो इनको जानकारी मिल गई। प्रशांत कुमार जी ने पूछा था सवाल, कहते थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग एंड कैरिंग ऑन सच टाइप ऑफ प्रीसियस इंफॉर्मेशन। और वो फिर कहते हैं, बाद में हमें लगा कि जो और भी जो जानकारी गहराई से मिली उस पर वो कहते हैं रियली वंडरफुल इंफॉर्मेशन। प्रशांत जी कहते हैं। पृथ्वीराज यदुवंशी जी कह रहे हैं, मधेपुरी सर कोसी इतिहास की धरोहर हैं, उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं। उसके बाद जो है टिप्पणी आशीष यादव कहते हैं, मंडल कमीशन के बारे में जानकारी दीजिए। आशीष जी, हम अगले एपिसोड से हम आ रहे हैं, सर ने अनुमति दी है और अगले एपिसोड से आ रहे हैं, अपनी सहमति सर की है कि बीपी मंडल साहब के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो चूंकि मंडल कमीशन उसी एपिसोड का एक पार्ट होगा, जो एपिसोड जितना चले उसके बारे में, तो वो जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। अगले एपिसोड फिर जब अगला एपिसोड होगा, संभव है अगले संडे को या जब भी होगा अगला एपिसोड, तो उसे जरूर आप ख्याल रखें, उसे जरूर देखें। हम ढेर सारी जानकारियों का खजाना लेकर के हम आएंगे और मधेपुरा के बारे में, वो रोचक इतिहास, मधेपुरा के महापुरुष और बाकी मधेपुरा के बारे में सब कुछ जो हमें गौरवान्वित करती रही है। और अगर हम भूल चुके हैं तो फिर से एक बार हम रिफ्रेश करें डॉक्टर मधेपुरी सर के साथ में, उसे मधेपुरा के इतिहास को, मधेपुरा के धरोहर को हम एक दूसरे धरोहर के साथ में हम इसे
रिफ्रेश करेंगे और फिर इसके बारे में जानेंगे और फिर ताज़ा करेंगे और हम गर्व करेंगे। फिर टिप्पणी, एक टिप्पणी और है, समथिंग शुड बी स्पेशल ऑन बिहार दिवस सर। बिहार दिवस पर सर अगले एपिसोड में जब आएंगे तो बिहार के बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि सर से कुछ जानकारी बिहार के बारे में भी हम सर से उसी एपिसोड में आपके लिए हम ले लें। और ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा।